वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन कर रहा है डेल्टा वेरिएंट। इसकी वजह से डॉक्टरों की चिंताएं और बढ़ी हैं। आखिर क्या होता है डेल्टा वेरिएंट? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ ईएसआई अस्पताल के डॉक्टर रोहन कृष्णन जी हैं। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। आखिर ये डेल्टा वेरिएंट होता क्या है? देखिए, जो हमारा कोविड का जो वायरस है, वो एक आरएनए वायरस है, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड होता है, उससे बना हुआ ये वायरस है। ऐसे जो वायरस होते हैं, इनकी ये प्रवृत्ति होती है कि ये अपने अंग को, अपने अंश को, अपने जो रूपरेखा है, उसको बदलते हैं। इसी प्रक्रिया को म्यूटेशन कहा जाता है। तो जब सबसे पहले कोविड आया, तो ये अल्फा और कापा वेरिएंट में आया। अल्फा कापा ये सारे जो जब उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है, हम लोग सारे लोग डीएनए से बने होते हैं और ये वायरस हैं जो इस तरह के वायरस हैं, हेपेटाइटिस वायरस हो गए और ये सारे वायरस आरएनए से बने होते हैं। तो ये आरएनए वाले जो वायरस हैं, तो इनके जीनोमिक सीक्वेंसिंग के हिसाब से अल्फा, बीटा, कापा ये सारे वेरिएंट्स का नाम दिया जाता है। तो ये पहले अल्फा और कापा वेरिएंट में आया। जो वैक्सीन्स भी बनाए गए, प्रोड्यूस हुए, क्योंकि ये इमरजेंसी में बनी, तो ये सिर्फ अल्फा और कापा वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए बनी। जब जनवरी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, 16 जनवरी को हमारे देश में, तो ऐसा देखा गया कि करीब फरवरी में जब दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एक अपना सर्वे किया, तो उसने देखा कि 50% लोगों को एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो चुकी है। इससे थोड़ी सरकार भी बैकफुट पे नहीं रही, फ्रंट फुट पे आई और उन्होंने सोचा कि 50% पॉपुलेशन यदि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो हम कोरोना पे निजात पा चुके हैं। ऐसी एक घटना, इसी घटनाक्रम में ऐसा हुआ कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज हैं, वहां पर करीब 1600 लोगों को वैक्सीनेशन पड़ना था और ये वैक्सीनेशन जनवरी से चालू हो गया। अप्रैल तक ये सारे लोग वैक्सीनेट हो गए थे। 1800 उनके एम्प्लॉय थे और उसमें से 1600 लोग वैक्सीनेट हो गए थे। अब इसके बाद भी जब अप्रैल के महीने में जब जो कोविड का वेरिएशन आया, तो उन्होंने देखा कि काफी लोग कोविड से अभी भी इन्फेक्ट हो रहे हैं वैक्सीनेशन के बावजूद। तब फिर वहां के जो स्वैब सैंपल्स थे, उस पर रिसर्च किया गया कि क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग तरह का वेरिएंट से अब हम इन्फेक्ट हो रहे हैं। तब देखा गया कि एक अलग तरह की जीनोमिक सीक्वेंसिंग आई है, जिसका नाम दिया गया डेल्टा वेरिएंट। कुछ लोगों ने इसे इंडिया वेरिएंट भी कहा, जिससे बाद में फिर अंतर्राष्ट्रीय रूप से लोगों ने इसकी निंदा की कि ऐसे किसी प्रदेश का या किसी देश का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से ये डेल्टा वेरिएंट की उत्पत्ति हुई। ये डेल्टा वेरिएंट आपका ज्यादा इस 3 चीजों पे ये ज्यादा भारी पड़ता है। पहला है कि ये डेल्टा वेरिएंट आपको इन्फेक्शन जो कॉज होती है, जो इन्फेक्शन होता है, जैसे जो इन्फेक्टिविटी रेट है वायरस की, वो बढ़ा देती है। यानी कि यदि आपके और मेरे 2 लोग हैं, कोई भी 2 लोग हैं, उनमें उनके बीच में जो हल्की सी भी अगर कांटेक्ट हो गई, तो ये तुरंत स्प्रेड करेगी। तो स्प्रेडिंग इन्फेक्टिविटी रेट इसकी ज्यादा है। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वायरस लंग्स के सेल को अफेक्ट कर रही है, जो ये वेरिएंट है। तो ये लंग्स को अफेक्ट करने के वजह से ऐसा होता है कि ये ज्यादा खतरनाक हो गई। इसीलिए आपने हिंदुस्तान में भी देखा कि जो सेकेंड वेव आई, जब डेल्टा वेरिएंट की उत्पत्ति हुई, तो ये ज्यादा ही हमें धराशाही कर गई डेल्टा वेरिएंट। और तीसरा ये भी होता है कि कई ऐसे दवाइयां होते हैं जो ये बैक्टीरिया में भी आप लोगों ने सुना होगा कि इस बैक्टीरिया से मेरा काम नहीं हो रहा है, उस बैक्टीरिया, इस एंटीबायोटिक से मेरा काम नहीं हो रहा है। तो वो बैक्टीरिया में भी ऐसा देखा जाता है कि रेजिस्टेंस टू द मेडिसिन हो जाती है। तो ये डेल्टा वेरिएंट में भी ऐसा देखा गया कि कुछ दवाएं जो हम दे रहे थे, उससे वो रेजिस्टेंट हो गई। कई बार ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं कि जैसे कि क्यों गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस को लगातार चेंज कर रही है। पहले गवर्नमेंट कहती थी ये दवाई चलाओ, वो दवाई चलाओ, ये करो, वो करो, फिर इन दवाइयों को रोका गया। तो इसका यही आंसर इसका यही था कि जिस तरह से जैसे जैसे जीनोमिक सीक्वेंसिंग के हिसाब से वेरिएशंस हुए, कुछ दवाइयों के प्रति वायरस की भी अपनी इम्यूनिटी जैसे हम बढ़ा रहे हैं, तो वायरस ने भी अपना म्यूटेशन करके अपनी इम्यूनिटी हमारी दवाइयों के खिलाफ बढ़ाई। तो ये डेल्टा वेरिएंट। लेकिन वैक्सीन होने के बावजूद ये इन्फेक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब वैक्सीन और कोरोना और डेल्टा वेरिएंट, इनका कोई आपसी तालमेल है?
बिल्कुल। वैक्सीन होने के बावजूद ये भले ही ऐसा हो रहा है कि लोगों को अफ़ेक्ट किया है, डेल्टा वेरिएंट ने अफ़ेक्ट किया है, लेकिन एक और बात है जिस पे गौर करने वाली है कि ये जब वैक्सीनेशन हो रहा है, उन लोगों में मॉर्बिडिटी एवं एंड मोर्टेलिटी यानी कि जो डिज़ीज़ होता है, उससे अस्पताल जाने के जो ज़रूरत पड़ती है वो और जो मौतें होती हैं वो, ये दोनों ही कम हो रही हैं। तो कहीं न कहीं वैक्सीन का एक मेजर रोल है। ये ज़रूर बात है कि हमने वैक्सीन अलग वेरिएंट के वायरस से लड़ने के लिए बनाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये डेल्टा वेरिएंट पे बिल्कुल भी कारगर नहीं होगी। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमारी वैक्सीन फ़ेल कर जाएगी। हमारी वैक्सीन जितनी प्रभावशाली अल्फ़ा या कापा वेरिएंट के लिए थी, उतनी प्रभावशाली भले ही ना रहे, लेकिन फिर भी इतनी प्रभावशाली ज़रूर रहेगी कि इस तरह के जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसमें जो मेडिकल भाषा में कहा जाता है मोर्टेलिटी यानी कि जो इंसान को मौत की ओर ले जाता है एवं मॉर्बिडिटी जो कि इंसान को अस्पताल में ले जाता है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज कराता है, उस लेवल की जो बीमारी होती है, उसमें 95 से 97% की कमी आई है, वेंटिलेटर की आवश्यकताओं की कमी आई है। तो वैक्सीन के इम्पोर्टेंस को हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अभी परसों ही डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात हो रही है कि अब ये डेल्टा वेरिएंट ने भी कुछ अपने रूपरेखाओं को बदला है और अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बन करके उभरी है। उस डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी डब्ल्यूएचओ का बयान आया है कि जो भी हम वैक्सीन दे रहे हैं, वो वैक्सीन से इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम होगी। तो ऐसे में ये होगा कि यदि ये डेल्टा प्लस या डेल्टा वेरिएंट हमें अफेक्ट भी करेंगी, तब भी जो इन्फेक्शन होता है वो सिर्फ आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और बहुत ही कम मात्रा में होगी, उतनी अधिक नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। डेल्टा वेरिएंट की जो लक्षण है वो क्या है और इससे बचाव कैसे करें? डेल्टा वेरिएंट के जो लक्षण हैं, जो मैं आपको बता दूं कि ये 3 तरह से आगे था, जिसमें हमने 2 बातों को ऑलरेडी गौर किया था कि पहली बात ये थी कि ये ज़्यादा इन्फेक्टिविटी रेट इसकी ज़्यादा है, ये तुरंत अफ़ेक्ट करता है। दूसरी बात ये थी कि ये आपका दवाइयों से काम नहीं कर रहा है और तीसरी बात ये है कि ये जो आपका इन्फेक्शन जो आपको होता है, जो लक्षण होते हैं, वो भी ज़्यादा भयावह होते हैं। यानी कि जो हमारे जो कोविड के नॉर्मल लक्षण है उसके अलावा जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये जो लक्षण है कोविड के, इसके अलावा भी इसमें हमारे पास लक्षण आते हैं जैसे कि स्किन में रैशेस के केसेस देखे गए हैं, पूरे शरीर में रैशेस के केसेस देखे गए हैं, पतला पैखाना या डायरिया, लूज मोशन, लूज स्टूल देखे गए हैं कि ऐसे लूज स्टूल के घटनाएं घट रही हैं। तो जो सामान्य लक्षण है और इसकी जो बुखार भी है, उसकी भी वो गति जो होती है वो अधिक तीव्र गति से होती है। इसमें जो सांस लेने की तकलीफ होती है वो भी अधिक मात्रा में होती है, जैसा कि अभी-अभी हमने बताया कि ये जो वेरिएंट हैं, डेल्टा वेरिएंट हैं, ये लंग्स के सेल के प्रति इनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो लंग्स के सेल के प्रति एफिनिटी ज़्यादा होने से ये ज़्यादा जल्दी लंग्स को इन्वॉल्व करती हैं और लंग्स को जैसे ही इन्वॉल्व करेंगे, वैसे ही हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, हमारे सांस की दिक्कतें बढ़ेंगी, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये इसके तो सिम्पटम्स हो गए, जो इसके लक्षण हैं। अब इसके बचाव कैसे करें? बचाव में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास हथियार है, वो अभी भी वैक्सीनेशन है, जो कि प्रायोरिटी पर है। इस वैक्सीनेशन को हल्के में ना लें, क्योंकि ये वैक्सीनेशन जो होता है, ये हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है और भारत हमेशा ही एंटी वैक्सीनेशन रूप के देश में जाना जाता है। कई तरह के इस तरह के बयानबाजियां होती हैं, राजनीतिक बयानबाजी होती है, सोशल बयानबाजियां होती हैं, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बयानबाजियां होती हैं, जिसमें वैक्सीन को धुतकारा जाता है। इसी कारणवश आप गौर करेंगे कि पोलियो जब पूरे विश्व में समाप्त हो गया, उसके 10-20 साल, 25 साल तक पोलियो भारतवर्ष में रहा। ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां जो कि बहुत पहले समाप्त हो जाती हैं पश्चिमी देशों में और दुनिया के अन्य देशों में, और भारत में बहुत बाद में समाप्त होती है। तो इसका कारण यही है कि हम लोग वैक्सीनेशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं बनाते हैं। तो हमें वैक्सीनेशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना होगा। हमें ये मानना होगा कि वैक्सीन ही जो है वो सबसे प्रथम उपाय है, प्रथम उपचार है जो हम कर सकते हैं। आप गौर करेंगे कि जो हर्ड इम्यूनिटी की बात हमेशा होती रहती है, तो हर्ड इम्यूनिटी भी तभी आएगी
जब करीब किसी देश की 70 से 75% जनसंख्या को या तो कोरोना हो रखा होगा या वो वैक्सीनेटेड रहेगी। तो आप देखें कि अभी तक 4 करोड़ केस पूरे इंडिया में आ चुके हैं, पूरे भारतवर्ष में। अब हमारी जो एपिडेमियोलॉजिकल और जो साइंटिफिक स्टडी कहती है, वो ये कहती है कि यदि कोई एक टेस्ट को हम पॉजिटिव डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे 10 आदमी ऐसे होंगे जिसको हम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो वो 4 करोड़ इंटू 10 यानी कि 40 करोड़ लोग भारत में साइंटिफिकली देखा जाए तो वो ऑलरेडी कोविड से ग्रसित हैं। तो 1 इंटू 10 हो जाता है, तो 4 करोड़ इंटू 10 40 करोड़ लोग ऐसे हो गए। अब आज की तारीख में भारत सरकार 27 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुकी है। तो 40 और 27 67 करोड़ ये आपके टोटल पॉपुलेशन ऐसे हो गए जो या तो वैक्सीनेटेड है या जिनको कोरोना हो चुका है। तो यदि हम इसी गति से वैक्सीनेशन करते रहें और साल के अंत तक ये आंकड़ा जो 26 करोड़ का है वैक्सीनेशन का, इसको यदि हम 52 से 60 करोड़ कर लें, तो कहीं ना कहीं हमें थर्ड वेव आएगा भी नहीं और कहीं ना कहीं हम इस कोरोना की बीमारी से, इस निजात से, इस मास से, सबसे हम बच सकेंगे। तो वैक्सीनेशन प्रथम उपचार है, प्रथम बचाव है। दूसरा बचाव जो हमें सभी को पता है, बार बार हम बोल रहे हैं, वो है एक फिजिकल डिस्टेंसिंग का एक नेचर, जो सोशल डिस्टेंसिंग का टर्म है। अभी डॉक्टर्स डे में हमने डिसाइड किया है कि हम इस टर्म को बदल के फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करें, क्योंकि कई तरह के रोग लोगों में उत्पन्न हो रहे हैं। एक सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा टर्म है जिसको अलग रूप से देखा जा रहा है। आप घर पे रहें, आप फोन से अपने मित्रों के हालचाल लें, अपने परिवार के हालचाल लें। हमें दूरियां जो बनानी है वो शारीरिक दूरियां बनानी है, मानसिक दूरियां नहीं बनानी है। आप सबसे हालचाल लें, आप लोगों से बातचीत करें, अपने परिवार से बातचीत करें। यदि आप नहीं मिल पा रहे हैं तो वीडियो कॉल करें। इस तरह के तमाम हमारे पास टेक्निकल चीजें उत्पन्न है उसके यूज करें। तो मास्क हो गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गई एंड आपकी वैक्सीनेशन। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप फेमा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, किन लोगों में डेल्टा वेरिएंट होने का ज्यादा खतरा है? ये जब भी किसी मैं तो ऐसी ही बात करता हूं कि जब भी किसी युद्ध में इंसान जाता है, तो जो हमारे आर्मी के भाई बंधु हैं उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो उसी तरह से जब भी कोई वेरिएंट आएगा, जब भी कोई पैंडेमिक आएगी, जब भी कोई एपिडेमिक आएगी, तो उसमें सबसे ज्यादा खतरा जो है वो डॉक्टरों को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स स्टाफ को होगा, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर लेवल है वो कहीं ज्यादा हो जाएगा। अब यदि कोई इंसान है, मार्केट में गया है, उसने कोविड के किसी मरीज से उसकी वार्तालाप हो गई या हाथ मिला लिया या कुछ भी इस तरह का हुआ, तो ये आपको कुछ क्षण का है, कुछ पल का है। लेकिन जो पैरामेडिक्स स्टाफ हैं, उन लोगों को ये जो है, ये लगातार से जो इन्फेक्शन का जो कंसंट्रेशन है वो लगातार से पानी भर रहा होता है। तो इस तरह से ये उनको हमेशा ही ज्यादा खतरा रहेगा। इसके अलावा जो हमारे वृद्ध वर्ग हैं, जो ऑलरेडी 60 प्लस एज के हैं, उनको ज्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो शरीर के लिए लंग्स की जो पैरेन्काइमा होती है वो भी डिके करती है। धीरे धीरे वो भी शरीर का सारे क्षमताएं कम होती हैं। तो उनको, और जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, यदि किसी को लंग्स की टीबी है या न्यूमोथोरैक्स है या कुछ इस तरह के इन्फेक्शंस हैं, उन लोगों को ज्यादा खतरा रहेगा। और एक्सपोजर के हिसाब से खतरा होगा। यदि एक्सपोजर आप देखें, मीडिया बंधुओं में भी बहुत एक्सपोजर होता है, तो एक्सपोजर टू इन्फेक्शन रेशियो हमेशा इसमें कॉमन रहेगा, ये जब भी आएगी। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि क्योंकि तीसरी लहर का भी जिक्र हो चुका है, एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा सितंबर तक ये लहर आ सकती है। कई लोगों का मानना है 2 से 3 हफ्तों में। एक तरफ तीसरी लहर, दूसरी तरफ ये डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितना खतरा अब है बरकरार? देखिए, खतरा अभी बहुत बरकरार है। अभी तक हमने युद्ध जीता नहीं है, और हम पहले भी एक बार इस चीज से गुजर चुके हैं, जहां हमें लगा कि हम ये युद्ध जीत लिए हैं। लोगों ने कोरोना को सीरियसली लेना बंद कर दिया था। लोगों ने कोरोना के प्रोटोकॉल्स को तोड़ना चालू कर दिया था। लोगों को लगता था कि अब कोई बात नहीं है, अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। और फिर उसी तरह से सेकेंड वेव आया और इसने तहस नहस कर दिया हमारे सभी भाइयों को। तो इसलिए ये खतरा अभी भी बहुत गंभीर है, बिल्कुल भी नहीं टला है। हमें ज़रूरत है
तो हम अपने जो हमें हमारे लिए ज़रूरी है वो ये है कि हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं हम उसका फॉलो करें। एज़ अ सिटीज़न आप क्या देश को दे सकते हैं, आप ये देखें। ये नहीं कि सरकार आपको क्या कर रही है, डॉक्टर आपको क्या कर रहे हैं। आप अपनी भूमिका निभाएँ। सब लोग यदि अपनी भूमिका निभाते हैं, तो कोई भी कार्य आसान हो जाता है। तो सब लोग अपनी-अपनी भूमिका निभाएँ, घर से कम निकलें, मास्क को पहनें, जब तक ज़रूरी ना हो बाहर न जाएँ, डबल मास्किंग करें, 6 फीट की दूरी बना करके रखें और अपने हाथों को लगातार से सैनिटाइज़ करें, हाथ धोएँ। किसी भी तरह की यदि बीमारी के लक्षण आते हैं आपके पास, तो आप डिले न करें, अपनी कोरोना की जाँच कराएँ और जब तक सारी चीज़ें आपके हमारे कंट्रोल में रहती हैं, तब तक लोग ऐसा कर देते हैं कि इग्नोरेंट बिहेवियर रहता है। किसी को कोविड हो रखा है, वो सोचता है नहीं-नहीं ऐसे ही है, ठीक हो जाएँगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो डॉक्टरों से सलाह-मशवरा नहीं करता है। तो इन चीज़ों को ना करें, जल्द से जल्द अपने दवाइयों को शुरू करें, जल्द से जल्द अपना टेस्टिंग कराएँ और ये जब तक हम वैक्सीनेशन की जब हमारी बारी आती है, तो हम उसे वैक्सीनेट करें अपने आप को। वैक्सीनेशन से किसी भी तरह का परहेज़ ना रखें, उसमें किसी भी तरह का कोई भी एनिमल का कुछ भी नहीं यूज़ किया गया है। बचाना है, कोरोना से बचाना है, वैक्सीनेशन के एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जब से लोगों ने ये डेल्टा वेरिएंट और फिर तीसरी लहर के बारे में सुना है, तो एक खौफ का माहौल है, डर का माहौल सा आ गया है कुछ लोगों के अंदर। आप क्योंकि फेमा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ईएसआई हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैं, तो लोगों में मानसिक चिंताएं बढ़ने लगी हैं। आप क्या कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे कि डरे नहीं और सावधानी बरतें? इस तरह की अगर कोई आप अपील करना चाहें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल ही अच्छा मुद्दा आपने बताया है कि लोगों में मानसिक चिंता बहुत बढ़ गई है और जैसा कि अभी मैंने बताया भी इस बात को कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के टर्म को अब बॉयकॉट करके फिज़िकल डिस्टेंसिंग के टर्म को ले रहे हैं कि हमें सोशली नहीं दूर होना है, हमें मानसिक रूप से नहीं दूर होना है, हमें शारीरिक रूप से दूरी बना करके रखनी है लोगों से। और कहीं न कहीं हम सभी को एक ऐसी लाइफ़स्टाइल अपनानी चाहिए, जिसमें कहीं न कहीं कुछ आउटलेट हो। यदि कोई प्रेशर कुकर में पानी भरता है तो वो तो भरेगा ही, वो टेंशन का माहौल ही है। किसी के घर में हो रहा है कोरोना की, कोई आपके सगे-संबंधी के घर में हो रहा है, कोई अस्पताल में है, कोई किसी की मृत्यु हुई है। तो ये जो आउटलेट जो बढ़ रहा है, इसको निकलने के लिए आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए। या तो आप कुछ लिखें या आप एक्सरसाइज़ करें, कोई किसी तरह की हॉबी पालें। स्विमिंग तो अभी कर नहीं सकते तो जॉगिंग करें, जिम नहीं जा सकते तो घर पे ही जो व्यायाम हो सकता है वो व्यायाम करें। अपने मित्रों से बात करें, अपने मित्र से ज़िक्र करें अपने बारे में और जहाँ भी ज़रूरत हो, वहाँ पर आप डॉक्टरों की सलाह लें, राय लें, मशवरा लें। ऐसा देखा गया है कि हिंदुस्तान में ये जो मानसिक तनाव है, जो मानसिक बीमारियाँ हैं, इसको बड़े तीखे नज़रों से देखा जाता है। तो इस भावना को हमें मिटाना होगा। जिस तरह से किसी को बुखार होता है या किसी का हाथ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, उसी तरह से कोई डिप्रेशन में है या कोई इस तरह की बीमारी से गुज़र रहा है, तो वो भी एक तरह की बीमारी है, जिसका इलाज बहुत ही अच्छे रूप से हो सकता है। तो वो गवर्नमेंट ने भी आज के डेट में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बनाई हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर्स बैठते हैं और आपकी बीमारियों के बारे में, आपके मानसिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन आप विश्वास नहीं करिएगा कि उसमें कई प्रतिशत तक गिराव आ चुका है कोरोना में, तो लोग बातें नहीं करना चाहते हैं। लोगों को या तो ऐसा लगता है कि उनकी बातें बाहर लीक हो जाएँगी या वो अपने डिटेल्स देने से गड़बड़ाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे ऐसे सोशल ऑलरेडी वेबसाइट्स चल रहे हैं जो कि करते हैं ऐसा काम और भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने भी ऐसा हेल्पलाइन चालू किया है जहाँ डॉक्टर फ्री में सलाह देते हैं। इवन हमारे फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी ऐसी हेल्पलाइन चालू कर रखी है। तो जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पर आपको मदद लेनी है और जितना खुशियाँ बढ़ा सकते हैं, बाँट सकते हैं, उसको बाँटनी है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहन कृष्णन जी, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।